नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। माय नेम इज़ सनी वर्मा। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ का सेट 1। मैंने आपको बोला था कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो पहले 3 टेस्ट होंगे वो फ्री होंगे। आप उन टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो फिर आपको पे करना होगा बाकी के टेस्ट के लिए, जो कि 15 नंबर्स हैं। तो बाकी 47 टेस्ट जो रिमेनिंग होंगे उसके लिए आपको पे करना है, ये मैंने आपको बताया था। पे करने के लिए दोस्तों देखिए 3 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आज पहला टेस्ट दे चुका हूँ, उसके आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट टेस्ट ओनली यू कैन पे मी टुडे ओनली, सो डैट मैं आपकी लिस्ट बना लूँ, ग्रुप बना लूँ व्हाट्सएप, जिसके अंदर आपको अपकमिंग टेस्ट में शेयर करना स्टार्ट करूँगा। 25 जुलाई से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों एक रिमाइंडर कॉल है, आज का टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है वो अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। रैंकर्स पोर्टल टेलीग्राम चैनल के अंदर वो टेस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया था। आंसर की के लिए वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए गेट रेडी। पहला जो डिस्कस करते हैं आंसर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बोल दूँ कि मेरा जीपे नंबर, गूगल पे का नंबर मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको पे उसके ऊपर करना है। और जो आपको मटेरियल मिलेगा, जो टेस्ट मैं शेयर करूंगा, उसके लिए आपको मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर और स्क्रीनशॉट देना होगा पेमेंट का, ठीक है, ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ उस ग्रुप में। और फिर उसके बाद हम 50 टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन है टोटल, क्योंकि हर एक टेस्ट के अंदर, सिंगल टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर के ऊपर। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट द करेवा फॉर्मेशन। करेवा होते हैं आपके एक सिंक्लाइंस के अंदर आता है। सिंक्लाइंस क्या होता है, वैली रीजन होता है आपका। उस वैली रीजन के अंदर जो फॉर्मेशन होती है, सेडिमेंटेशन होती है, वो पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो करेवा रीजन्स आपको मिलते हैं कश्मीर के हिमालयज़ में, जहाँ पर सैफरन की खेती होती है। जिन बच्चों को मालूम था, जिनका आंसर ठीक है, इट्स वेरी गुड। जिन्हें नहीं मालूम था वो अब चेक कर लीजिए। करेवा रीजन को आपके ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी ऐड किया गया है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी ऐड किया है, जीआई टैग जिसको बुलाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज़ लोकताल लेक सिचुएटेड। ये माय डियर फ्रेंड्स मणिपुर में है। ये आपका PYQ है, ये आपसे 2020 में एनडी में पूछा था। तो आप अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जरूर जानना है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये आता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इसके पास, या नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नोक्रेक, ठीक है। तो नोक्रेक के पास है लोकटाक लेक। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। द राइट आंसर इज सी, 10 डिग्री चैनल। जो आपका अंडमान एंड निकोबार्स है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। आर्कपिलैगो हम बुलाते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, वो एक आर्कपिलैगो है। उसके अंदर नॉर्थ में आपके अंडमान है, साउथ में निकोबार है। अंडमान भी ग्रेटर निकोबार एंड लोअर निकोबार के अंदर सेपरेटेड है। फिर उसके बाद एक गैप आता है, उसके बाद आपका निकोबार स्टार्ट हो जाते हैं। तो निकोबार जो है वो साउथ में पड़ते हैं, उसके ऊपर एक गैप है, उसको 10 डिग्री चैनल बुलाते हैं। 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरती है वहाँ से, ठीक है। उसके ऊपर आपका अंडमान है। अंडमान के ऊपर एक गैप दोबारा आता है, उसको हम डंकन पैसेज बुलाते हैं, ठीक है। तो डंकन पैसेज से सेपरेट होते हैं ग्रेटर अंडमान एंड द लोअर अंडमान। और जो अंडमान एंड निकोबार जो सेपरेट होते हैं वो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। रिवर बेसिन की अगर मैं बात करूं तो ट्रिब्यूटरीज वगैरह और डिस्ट्रीब्यूटरीज, पूरा जितना भी उस रिवर के पार्ट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, सबको हम बेसिन बुलाते हैं। ड्रेनेज पैटर्न भी हम इसको कहते हैं, वाटर ड्रेनेज भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो रिवर गंगा का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। कैसे, वो आपके यूपी से लेकर राजस्थान तक है, और आगे फिर वेस्ट बंगाल तक भी है वो उसका बेसिन। राजस्थान भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यमुना भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज अब अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, जैसे कि चंबल है। तो राजस्थान तक वो फैला हुआ है यूपी से। तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया आपका गंगा बेसिन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आपकी सेंट्रल इंडिया में है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में। वहाँ से जो रिवर फ्लो होती है उसका नाम है, इन ऑप्शंस के अंदर
नर्मदा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कपिलागो इन द वर्ल्ड? आर्कपिलागो है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसके अंदर इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया जो है वो उसके लैंड सरफेस के अकॉर्डिंगली है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो उसके अंदर फिनलैंड आता है, ठीक है। फिनलैंड में तकरीबन कुछ 50,000 के आसपास छोटे छोटे आइलैंड है जिनको आर्कपिलागो कहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया यहाँ पर सरफेस के अकॉर्डिंगली पूछा है, लैंड सरफेस के अकॉर्डिंगली इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कपिलागो। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर? द राइट आंसर इज बनिहाल पास। ओके, ये याद करने वाली बातें, ये फैक्ट बेस्ड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लिंक्ड श्रीनगर टू ले? श्रीनगर और ले को जोड़ता है आपका जोजिला पास। मनाली और ले को, इट मीन्स हिमाचल और ले को जोड़ता है आपका अटल टनल इनोग्रेट हुई थी, जो कि है आपका रोहतांग पास, ठीक है, वो रोहतांग पास है। ये जो है आपका श्रीनगर टू ले है, ये जम्मू कश्मीर टू ले का रास्ता है। यहाँ पर भी एक टनल बन रही है। ये जो रास्ता है 3 घंटे का, ये डिडक्ट करके बहुत कम कर देगा, तकरीबन 30 मिनट्स के आसपास का वो रास्ता रह जाएगा। जोजिला 2022 के अंदर इनोग्रेट होगी ये टनल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू द विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है वो पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है, और वहाँ पर अलकनंदा रिवर और धौली गंगा रिवर बिल्कुल उनका कल्मिनेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी जो स्टेटमेंट सेकंड है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम उसको देव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का जो कल्मिनेशन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट जो है, ज्वाइनिंग पॉइंट जो है, वो उसको हम देव प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मानसून के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वही सही है। द बल्क ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सीजन इज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु, ठीक है। बिल्कुल, तमिलनाडु में तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच बारिश करती है और वो भी बहुत कम करती है। और बाकी जो रयाल सीमा, दंडकारण्य और तमिलनाडु में बारिश होती है वो आपके नॉर्वेस्टर्स की वजह से होती है, ठीक है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, उसकी वजह से होती है। और ऑप्शन बी जो है वो, जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये प्री मानसून होते हैं। मानसून, ये आपके मैंगो शावर्स, चेरी ब्लॉसम जो होते हैं वो प्री मानसून होते हैं, मानसून का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ नॉट राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट ओनली, ठीक है। ओनली 1 इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? चेरापूंजी इज द राइट आंसर। मोर देन 250 सेंटीमीटर्स, मोर देन। एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर। 2 ही एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट और एक आपका वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ओके, चलिए। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया? द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडियस। डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। मैक्सिमम कवर है इनका, फॉरेस्ट कवर है। पोलावरम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना के अंदर। ये है आपके कृष्णा रिवर के ऊपर, तो आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर? बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है 4096 किलोमीटर्स, ठीक है। बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग 2 स्टेट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? जो कोल रिजर्व्स है वो अलग चीज़ है। झारखंड में बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, छत्तीसगढ़ में रिजर्व है और उड़ीसा में रिजर्व है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की है। रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और फिर झारखंड में है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, रिजर्व पूछ रहा है कि प्रोडक्शन पूछ रहा है। प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट? आप जानते हैं कि 9 घंटे तकरीबन 9 घंटे 9 आवर्स एंड 46 मिनट्स का टाइम लगता है जुपिटर को अपने ही एक्सिस पर रोटेट होने में। कॉमेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, ठीक है, दे रिवॉल्व्स अराउंड सन। यहाँ पर अभी पूछ रहा है कि कौन से, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, कि कौन से प्लैनेट के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, उसका कोई मून नहीं है। मरकरी और विनस के पास कोई मून नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 79 है, सैटर्न के पास 82 है, देन 27 एंड देन 14। दिस इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है।
चले, यहाँ पर स्मिथ टटल लिखा हुआ है, आप स्विफ्ट टटल भी इसको बुला सकते हैं। स्विफ्ट टटल वैसे सही है, मेरे से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। ये पूछ रहा है कि ये कॉमेट कौन सा है जो अब ये स्विफ्ट टटल जो है वो कब दिखाई देगा। वो आपको 2126 सी इज़ द राइट आंसर। 133 साल लगते हैं इसको सन के आसपास रिवॉल्व होने में, और जैसे ही ये अर्थ के पास से निकलता है तो ये विजिबल होता है, ठीक है, अर्थ से विजिबल रहता है। तो 2126 के अंदर अब ये दिखेगा अर्थ पे के पास, ठीक है। ये 1995 में लास्ट दिखा था, जैपनीज टेलीस्कोप ने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। सन में फ्यूजन होता है हाइड्रोजन हीलियम का, हाइड्रोजन मैक्सिमम है, फिर हीलियम है, ठीक है। 71% आपकी हाइड्रोजन ही है, राइट। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट्स। एल्बिडो होता है कि कितना रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है वो। तो एल्बिडो 0 to 100 माना जाता है। 0 है इसका मतलब वो सोक कर रहा है, ज़्यादा लाइट सोक कर रहा है, और रिफ्लेक्ट बैक करता है तो वो विजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एल्बिडो ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स इट्स विजिबिलिटी। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। मरकरी की जो एल्बिडो है वो कम है सन से, इसलिए वो हमें नहीं दिखता है, सन फ्लेयर्स उसको ढक लेते हैं। आपने पढ़ा भी था ये मेरे साथ क्लास में। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, अर्थ की एल्बिडो ज़्यादा है मरकरी से, तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। इफ़ द ओरिजिनल डे सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज यहाँ पर कह रहा है कि ये सेडिमेंटेशन हो रही है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन के अंदर मेटामॉर्फिज्म होगा, तो कौन सा मेटामॉर्फाइज ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो शेल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके अंदर मेटामॉर्फाइज्ड होंगे वो, तो फिर स्लेट बनेंगे और फिर सिस्ट बनेंगे। तो शेल इज़ योर सेडिमेंट्री रॉक एंड स्लेट एंड देन सिस्ट मेटामॉर्फिज्म से, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ ये चेक करिएंगे। आर्टिसन वेल आर फाउंड इन। आर्टिसन वेल होता है जिनको पंप की मदद के बिना, विदाउट पंप, जो पानी ऊपर आ जाता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बिना पंप की मदद से ऊपर आ जाता है, उसको आर्टिसन वेल कहते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको वैलीज़ के अंदर दिखता है जहाँ पर सरफेस जो उसकी विड्थ है वो कम होती है, तो वहाँ से वेदरिंग होकर पानी बाहर आ जाता है, वेदरिंग करके। तो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पर सैंडस्टोन्स एक्यूमुलेशन है वहाँ से वेदरिंग होती है और वहाँ से बाहर निकलता है पानी बिना किसी पंप की मदद से, उसको हम आर्टिसन वेल बुलाते हैं। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन दिस लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर में 35 ग्राम, ठीक है, 35 ग्राम पर लीटर। सी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है। लेक कैस्पियन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। और यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके साथ वाटर शेयर करती है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्रोनिम लिखा है KTIAR। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, नॉट आर्मेनिया, अजरबैजान एंड योर रशिया, 5 कंट्री इन कैस्पियन सी के साथ वाटर शेयर करती हैं। ओनम कौन से स्टेट का या यूटी का फेस्टिवल है। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, यहाँ पर कटाई होती है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये बनाया जाता है खारिफ क्रॉप के लिए। इट मीन्स चावल की खेती कहाँ पर, केरला में ओनम बनाया जाता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग है ये। जैसे आपका लोहड़ी बनाई जाती है, काटी बिहू बनाया जाता है, पोंगल इन तमिलनाडु, ठीक है, ये सभी आप, बैसाखी बनाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग सीज़न की हार्वेस्टिंग के अलग अलग फेस्टिवल, केरला में ये बनाया जाता है ओनम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप। हिंदू जो न्यूज़पेपर है, एन राम उसके लीडर थे, पहले चेयरपर्सन थे, उसके बाद अब बने हैं डी मालिनी पार्थ सारथी। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन है, देखिएगा। काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं अचानक से, आई एम सॉरी, जस्ट लेट मी गो थ्रू दिस। चलिए कहाँ पर था मैं, चलिए। विच इंडियन ओरिजिन नर्स, इंडिया की ओरिजिन की कौन सी नर्स है जिसने कोविड-19 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज दी हैं। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया है। द
कला नारायण स्वामी या नारायण स्वामी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट रसल कर्श, इन्होंने पिक्सल होते हैं ना आपकी इमेज के अंदर, वो डिस्कवर किए थे। चलिए, बी इज़ द राइट आंसर। 30 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अश्वनी भाटिया इज़ द राइट आंसर। विच इंडियन ब्यूरोक्रेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इनका नाम है राजेश खुल्लर। 2020 की अपॉइंटमेंट है ये, लेकिन वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है। इंडियन प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस की बात है, इसलिए मैंने इसको डाला है एग्जाम के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर। राजेश खुल्लर इज़ द राइट आंसर। और डेविड मेलपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और उसी के साथ साथ अंशुला कांत, ये आपके CFO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक के। चलिए, मनी तोम्बी सिंह जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, और 38 इयर्स के थे। और ये बाउचिंग बूटिया जब कैप्टन थे इंडियन फुटबॉल टीम के, तब ये भी फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते थे। मनी तोम्बी सिंह फुटबॉलर थे, इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ओबिचुरी का क्वेश्चन है, 38 इयर्स के थे ये। इंडियन नेवी हैज़ कमेंस्ड पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स के नाम से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ होती है। 2021 आई थिंक मई के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है। और वहाँ पर उसी के साथ एक दूसरी एक्सरसाइज भी हुई थी मालाबार, जो कि क्वाड मेंबर्स की थी, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड US मेंबर्स हैं। उस एक्सरसाइज का नाम मालाबार है, लेकिन जो एक्सक्लूसिवली US के साथ हुई थी वो पैसेक्स, ठीक है। विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द मिलिट्री एक्सरसाइज कावकाज 2020, किस कंट्री में हुई थी? वो रशिया ने कंडक्ट करी थी। उसके अंदर टर्की और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इंडिया को वेलकम किया गया था, इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था। पहले हाँ बोली थी, फिर ना बोल दी थी। निष्ठा और दीक्षा 2 प्रोग्राम है, एक ऑनलाइन पोर्टल है और एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो निष्ठा है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये निष्ठा कौन से स्टेट के अंदर सबसे पहले लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, निष्ठा है क्या चीज़। इसी के साथ एक प्रोग्राम और है ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन स्टडीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम। दीक्षा इज़ योर ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट्स, ठीक है। विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, रोजगार बाजार एक यूटी ने लॉन्च किया था कि काम है तो आप घर बैठे आप पहले बात कर लीजिए, अपने आप को एनरोल कर लीजिए, फिर आइए। ये नहीं कि आप वहाँ से चल पड़े हैं और फिर यहाँ पर काम आप ढूंढ रहे हैं, फिर नहीं मिल रहा है तो वापस जा रहे हैं। माइग्रेशन की जब प्रॉब्लम हुई थी, जब लेबर्स दिल्ली महाराष्ट्र से जा रहे थे वापस यूपी, उस टाइम पर दिल्ली ने ये लॉन्च करी है रोजगार बाजार। द लार्जेस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर मूवमेंट म्यूजियम, आई एम सॉरी, ये कौन से स्टेट में इनोग्रेट होगा या कब बनेगा? ये जी गुजरात इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्रोग्राम? इस ये काफ़ी फेमस है, मिशन कर्मयोगी, सिविल सर्वेंट्स के का आप ये कह सकते हैं कि काउंसलिंग मिशन कर्मयोगी से होगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल टू लॉन्च अ रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम? पैसेंजर्स काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, ये दिल्ली हेल्प ले रहा है गूगल की, ताकि वो पहले ही फ़ोन पर पता कर ले कि इस रूट की बस कहाँ पर है, कब तक पहुँचेगी, ताकि वेट ना करनी पड़े, ठीक है। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक था, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स, ओके। Who was the first Chief Justice of India? H.J. Kania is the right answer. Largest union territory is your Ladakh is the right answer. How many sessions? 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन लोकसभा के। Who was the first deputy chairperson of planning commission? प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार इसको बनाती है प्लानिंग करने के लिए, कहाँ कहाँ पर हमें प्रायोरिटीज़ के साथ काम करना है। तो ये गुलजारी लाल नंदा इज़ द राइट आंसर। पहले डेप्टी चेयरपर्सन थे किसके, या चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। आजकल नीति आयोग है, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन या जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और डेप्टी जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है उनको, जो रनिंग में है। विच वन ऑफ द
फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कलकत्ता 1862, वेरी फेमस, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, फैक्ट बेस्ड है, याद करना है, कलकत्ता 1862। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द राइट ऑफ लाइफ? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। चलिए, द 12th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, 12th स्केड्यूल, उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ का मेंशन होता है, कितने काम दिए गए हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को जिसके ऊपर वो काम करते हैं, इंक्लूडिंग दी मैनेजमेंट ऑफ द लिटर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी चीज़ें। 18 सब्जेक्ट्स आर मैंशनड इन दी 12th स्केड्यूल, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इन 1992-93, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन अडॉप्टेड? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी? आयरलैंड से मिली थी, आयरलैंड ने स्पेन से ली थी, ठीक है। विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? AMTM, मैंने आपको बताया था AMTM के बाहर इस ऑप्शन के अंदर नागालैंड है, वो राइट आंसर होगा। AMTM के अंदर भी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, नॉट मणिपुर, ओके, मिजो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जो प्लानिंग कमीशन है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहीं मेंशन नहीं है उसका, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके या तो बाद में इंसर्ट किया है, जैसे कि आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे प्लानिंग कमीशन, UPSC, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। लेकिन जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन भी नहीं है उनका, लेकिन वो फिर भी काम करती हैं, वो आपकी नॉन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका प्लानिंग कमीशन का। इसके अलावा जितने ऑप्शन है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है। चेयरमैन ऑफ विच कमिटी इज़ जनरली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी? क्या होता है कि बजट दिया जाता है पार्टीज़ को, और बजट वहीं खर्च किया जाए जहां पर उन्होंने मेंशन करके मांगा था, तो उसको चेक करते हैं आपके CAG प्रेसिडेंट सर को रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट सर पार्लियामेंट में देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर दोबारा से उसका एक ऑडिट होता है। जब वो ऑडिट होगा तो वो उस कमेटी के अंदर होते हैं, उस कमीशन के अंदर होते हैं, नॉट कमीशन बट कमेटी। ऑपोजिशन मेंबर, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं उसके अंदर, और उस कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ द राइट आंसर। 4 चपोरीज, ये मुस्लिम है इनहेबिटेट्स हैं जिनको मियाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके बांग्लादेश के नीचे एक आइलैंड था, वहाँ पर मिलते थे, लेकिन वो डूब गया है पानी में, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ गया है। तो वेस्ट बंगाल के नीचे, आपके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के नीचे 4 चपोरीज, ठीक है जी। थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं कि सरकार के जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको परचेज करना, उसके अगेंस्ट करेंसी प्रिंट करना। वो जो करेंसी प्रिंट होती है वो बैंक्स तक जाती है, फिर वो क्या करते हैं, लोन देते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी रखा जाता है। इससे क्या होता है, कमाई होती है सरकार की, और जब वो कमाई होती है तो उसके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। और फिर अब इस सभी प्रोसीजर को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। RBI का ही ये काम है कि वो सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बॉन्ड्स होते हैं उसको परचेज करेगी और उसके अगेंस्ट करेंसी प्रिंट करेगी, ठीक है। RBI का काम होता है ये। तो इस पर्टिकुलर जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ये गिल्ट एज मार्केट के साथ एसोसिएटेड है। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है? गिल्ट एज होता है वही सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज, उसको गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। चलिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? वेरी फेमस, वेरी रिस्पेक्टेड, MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी फाउंडेड द यूरो करेंसी? कौन से साल में यूरो को एक करेंसी, एक कंबाइंड करेंसी माना जाता था? यूरोपियन यूनियन की ये करेंसी है। यूरोपियन यूनियन एक नॉन वीज़ा या वीज़ा लेस एंट्री के लिए एक रिजाइम है, यूरोप के अंदर मिलता है। इसके अंदर 27 मेंबर्स हैं। 27 मेंबर्स के अंदर सब आलमोस्ट सभी कंट्रीज़ हैं, लेकिन नॉर्वे इसका मेंबर नहीं है 27 के अंदर। दिस प्लीज़ नोट दिस, नॉर्वे इज़ नॉट द मेंबर ऑफ। और इसके बाद ब्रिटेन भी अब नहीं है, ब्रिटेन भी एग्जिट कर गया इससे, ठीक है। तो यूरो करेंसी 1993 के अंदर आपके मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मास्ट्रिक्ट
ट्रीटी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को हम लोग यूरोपियन यूनियन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेम वो यूरोपियन यूनियन ट्रीटी को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, तो जिसके अंदर करेंसी डिटरमिन होती है। ये घूम फिर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी किस लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कि यूरो करेंसी डिटर्मिनेशन। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए आप, क्यों? क्योंकि ब्रेक्सिट न्यूज़ में था। ब्रेक्सिट है ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो ये पिछले 2-3 सालों से अक्सर न्यूज़ में रहता है, इंटरनेशनल अफेयर के अंदर टॉप न्यूज़ है ये, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है, जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ होती थी, उनका एक ग्रुप है। इंडिया भी उसका मेंबर है, लेकिन इंडिया एक वॉलंटियर मेंबर है, वो पैसे वगैरह नहीं लेता। बाकी दूसरे जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनको फाइनेंशियल एड मिलती है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं लेता। इंडिया एक सोवरन कंट्री है, उसके डिसीजन अपने खुद के हैं। लेकिन उसने एक अपनी आइडेंटिटी रखने के लिए कि हाँ, हम अपने जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम छुपाएंगे नहीं, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो वो भी मेंबर है उसका। 53 मेंबर्स हैं इसके अंदर। कहीं कहीं पे आप इसको 54 भी देखेंगे, लेकिन 53 इज़ द राइट फिगर, ठीक है। नामचिक नामफूक अरुणाचल प्रदेश में माइनिंग एरिया है ये। गवर्नमेंट ने इसका ऑक्शन भी किए थे और उससे काफ़ी ज़्यादा तकरीबन कुछ 23 लाख करोड़ के आसपास ऐसा कुछ फिगर है। और गवर्नमेंट की अर्निंग या फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसका ऑक्शन किया गया था। न्यूज़ में था ये नामचिक नामफूक। प्लेसेस इन न्यूज़ का ऑप्शन है। और एक कोल फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, कोल फील्ड है यहाँ पर, कोयला मिलता है नामचिक नामफूक अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अवध को अनेक्स किया था वेलेस्ली ने। जैसे सब्सिडरी अलायंस निकाले थे अपने, पहले तो पॉकेट में कर लिए सारे प्रिंसली स्टेट्स, फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगाई, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिस गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो अवध को किस लिए अनेक्स किया गया था, किस बेसिस के ऊपर? तो मिस गवर्नेंस के ऊपर अनेक्स किया था। ये हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इसका साल को, उसके पीछे की हिस्ट्री, सारा बैकग्राउंड मैं डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल आप ध्यान रखें कि अवध को एलिज्ड मिस गवर्नेंस के ऊपर एनेक्स किया था। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय? पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और उसी के साथ साथ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा 1915, बनारस यूनिवर्सिटी 1916, ठीक है। बाकी इनका टच था प्रज्ञा हिंदू समाज के साथ, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है ना, न्यूज़ में मतलब कि हिस्ट्री में इनका मेंशन नहीं है। मेरे को इनके जो फाउंडिंग फादर है उसका भी नाम नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड भारत धर्म महामंडल, इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट, नॉट इलाहाबाद, आपके बनारस के अंदर इनका हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, अभी भी ऑपरेशनल हैं ये। और BHU और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी के साथ है, ठीक है। हिंदू महासभा के अंदर आपके मदन मोहन मालवीय जी, आपके लाला लाजपत राय, ये दोनों कंबाइंड थे, ठीक है। चलिए आगे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन अर्ली टाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स के लिए सबसे पहले कॉटन के ऊपर ट्रेड स्टार्ट किया था, और वहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले एक फैक्ट्री इरेक्ट की थी। फिर इन्होंने आपके डिफरेंट प्लेसेस पर इरेक्ट की थी, लेकिन जो सबसे फ्रूटफुल इनको लगा वो बंगाल लगा, उधर से बॉम्बे लगा, जहाँ से पोर्ट्स वगैरह काफ़ी आसानी से रीच कर सकते हैं लोग, और उधर से मद्रास। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो फैक्ट्री इरेक्ट की थी और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, वहाँ पर इनकी काफ़ी प्रेजेंस थी, तो वो है सूरत, कॉटन के लिए, ठीक है। इन विच ईयर IAS, नॉट ICS एग्जाम, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की बात नहीं हो रही, IAS एग्जाम, इट मीन्स इंडिया के अंदर ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1950 में पहला एग्ज़ाम हुआ था माउंटे IAS के नाम से ही, ठीक है। उससे पहले ICS जाना जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। काफ़ी लोगों ने उसको क्रैक भी किया था, और वो ब्रिटिशर्स के मतलब जॉब के में थे वो लोग, ठीक है। चलिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स विच फॉर्म द बेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया? डायरकी प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक फेल्ड मैकेनिज्म था, काफ़ी फेमस है। डायरकी 1919 में अनाउंस किया था, 1935 में, 1935 में डायरकी प्रोविंसेस में से हटा दिया था और स्टेट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम करते थे। डायरकी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस कभी नहीं दिया इन्होंने, वो हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से ही मिली थी।
फेडरलिज्म 1935 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो कभी भी अडॉप्ट नहीं हुआ। और सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम 1909 आपके मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरकी। इन विच ईयर कांग्रेस रिकग्नाइज द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग को पार्टी माना और वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो कि वॉइस रॉय की एक वो थी, काउंसिल थी। 1916 इज़ द राइट आंसर। 1916 लखनऊ सेशन आई थिंक। ठीक है, चलिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर हरिजन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया एंड हरिजन काफ़ी फेमस है। महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। कॉर्नवालिस, जिसने काफ़ी काम किए थे, कॉर्नवालिस का कोड भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने कौन कौन से जो आपके क्लॉजेज हैं उसको इंट्रोड्यूस किया था? कौन कौन से, एक सेकंड बस, 2 मिनट लगेगा, थोड़ा हाथ लग गया था मेरा। चलिए, इससे पहले ये लोग क्या करते थे? अच्छा, यहाँ पर एक बात मान के चलिए कि ज़मींदार जो थे वही सारा काम करते थे एक पर्टिकुलर इलाके का, वही एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, वही पंचायत लगाकर जुडिशरी का काम भी करते थे, कुछ वेलफेयर का काम करना वो भी वहीं करते थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो तो ज़मींदार जी करते थे। ठीक है, तो अगर कोई पुरानी मूवी आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपने देखी है कोई विंटेज इंडियन मूवी, जिसके अंदर जैसे कि आपकी मदर इंडिया हो गई, ठीक है, बंटवारा फिल्म है, काफ़ी फेमस है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है एक गांव के अंदर, और उसके आसपास ही सारे हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ज़मींदार ये कॉर्नवालिस कोड के अंदर रिफॉर्म करके क्या किया था कि ज़मींदार से काम ले लिए थे, जुडिशरी का और पुलिस का। अब सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स इकट्ठा करने का ही काम था उनके पास, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्प्लॉय वर ब्रॉट अंडर द लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी उसके अंदर आ गए थे, मतलब कि एक सिंगल कोड चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ट्रायल भी कर सकते थे वो लोग, मतलब जुडिशरी। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू और मुस्लिम का सेम होगा, ये नहीं, ये कॉर्नवालिस कोड के अंदर नहीं था। ऑप्शन 1 और 2 आर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर विद स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम का करेक्ट टाइटल क्या है? वो कौन सी कंपोजिशन से लिया गया है? उसका टाइटल है भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। थोड़ा सा अगर मैं बंगाली टच के साथ बोल रहा हूँ। टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आपके अफगानिस्तान वॉर के अंदर इंडिया का कोई भी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी। उधर से रशिया आ रहा है इंडिया की तरफ, ये मेंटेन कर रहे थे अपना साइलेंस कि पहले ये अपने डिस्प्यूट्स को सुलझा लें। ठीक है, लेकिन जो आपके लिटन था, लिटन वाइसरॉय, 1864 की बात है ये, 1860s की, मैं टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोल दूँ तो लिटन ने क्या किया था? लिटन ने काफ़ी उसको विगरसली हैंडल किया था, रशिया जो एडवांस कर रहा है इंडिया की तरफ। ठीक है, तो काफ़ी एक्टिवली उसको सप्रेस भी किया था लिटन ने। ठीक है, अफ़गानिस्तान और सिख एम्पायर्स के साथ मिलके। लेकिन जो एल्गिन मायो और नॉर्थ ब्रुक ये कह रहे थे कि पहले रशिया कर ले, उधर जो ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उसके साथ वो लड़ ले, बाद में देखेंगे। तो लिटन ने इसको चेंज किया था। 1 to 4 इज़ द राइट आंसर। ये हिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। द सिस्टम ऑफ अपील फ्रॉम इंडिया टू बी हर्ड एट प्राइवेट काउंसिल। वो कह रहे थे कि प्राइवेट काउंसिल इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया के अंदर। जो ब्रिटेन के लोग इंडिया में थे वो कहते हैं कि जैसे इंडिया ब्रिटेन के अंदर प्राइवेट काउंसिल्स होते हैं, इंडिया के अंदर भी प्राइवेट काउंसिल रखी जाए। प्राइवेट काउंसिल एक्चुअली ज्यूरिस्ट होते हैं। ज्यूरिस्ट क्या, पहले क्या होता था कि आपका डिसीज़न नहीं दे पा रही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी डिसीज़न नहीं दे पा रही है, तो वो क्या करते थे, कुछ पैनल अपॉइंट करते थे जिसके अंदर लगभग 13-14 लोग होते थे। वो 13-14 लोग बैठकर डिसाइड करते थे क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो फिर मेजॉरिटी के साथ जो लोग मानते थे कि ये सही है, इसने जुर्म किया है, तो ये कल्प्रिट घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए।
तो इंडिया के अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से वो ज्यूरिस्ट, वो पैनल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 में, और वो चला था जब ये आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, नानावती कमीशन, नानावती केस, ठीक है, उस टाइम पर फिर ज्यूरिस्ट को हटा दिया, ठीक है, प्राइवी काउंसिल को हटा दिया गया था इंडिया से, राइट। चलिए, सेटलर कमीशन, सेटलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में आई थी। और जैसी हमारी आज की एजुकेशन है, अभी एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले तक अभी वो भी अप्लाई नहीं हुई है, इट मीन्स अभी भी प्रेजेंटली भी सेटलर कमीशन की रिकमेंडेशंस अभी भी इंडिया के अंदर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर आएगा, इट मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन आएगी, उसके बाद आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। डिग्री के लिए एक को यूनिवर्सिटी कहा जाएगा, एक यूनिवर्सिटी उसको लुक आफ्टर करेगी, और जो आपकी सीबीएसई है या एनसीईआरटीज़ है वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन और उसके नीचे मैट्रिकुलेशन को लुक आफ्टर करेंगी। तो यहाँ पर जो है चीज़ वो ये कि स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है यहाँ पर सेटलर कमीशन की, ठीक है। एक बार रीड अच्छे से कर लीजिएगा। उफ राम, एक सेकंड दीजिए मुझे, मेरा हाथ लग जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ कर्जन एज वाइसरॉय। कर्जन ने क्या किया था, मिलिट्री कोड काफ़ी सेट किए थे। तो इंपीरियल कैडेट कोप, आईसीसी जो बाद में एनसीसी बना है, यस राइट आंसर। एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा वो फॉलो करता था आर्ट एंड कल्चर को, तो 3 इज़ आल्सो द राइट आंसर। लेकिन इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के साथ एसोसिएटेड है, इल्बर्ट बिल 1833 के अंदर, ठीक है, 1833 इल्बर्ट बिल कि इंडियन जजेस जो हैं वो सुन सकते हैं यूरोपियंस का केस, ठीक है। तो ये काफ़ी इसके ऊपर बवाल भी हुआ था इल्बर्ट बिल के ऊपर। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था, कर्जन के टाइम पर इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स और आपका एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस्टेब्लिश की थी। वट वॉज दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अंदर था कि हम किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, किसी भी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और सॉल्ट, जो डांडी मार्च के बाद गांधी जी गए थे और उन्होंने नमक उठाया था, नमक बनाने का कानून तोड़ा था, ठीक है, तो वही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग भी थी। CBM इसको बुलाते हैं, सिविल CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस। एवरी ईयर इन जनवरी, अब हर साल इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट की जो डिटेल्स है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसके पीछे एक एग्रीमेंट हुआ था साइन, जो कि 1988, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन वो जो एग्रीमेंट था वो 1991 में जाके एनफोर्स हुआ था। एग्रीमेंट 1988 में हुआ था, एनफोर्स 1991 में हुआ था। तब से लेकर अब तक शेयर होते हैं हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की डिटेल, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जैसी बात है कि चलिए शेयर करते हैं ताकि दूसरी कंट्री से जो चांसेस हैं एग्रेशन के वो कम हो जाए। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मीराबैन, मीराबैन का असली नाम क्या था, जो फॉलोवर थी गांधी जी की, आपने देखा भी होगा, उनके साथ आश्रम में भी थी, ठीक है। मेडलिन स्लेड इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर एक सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं ध्यान रखूँगा इधर को हाथ ना लेके आऊँ अपना। इन विच ईयर द कलेक्टर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग द रेवेन्यू एंड कलेक्टिंग इट। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जमींदार नहीं करेंगे, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। कॉर्नवालिस इसका मास्टरमाइंड थे और इसको डिज़ाइन किया था जॉन शॉर ने, जो कि इंग्लैंड के लोगों ने ही भेजा था कि जाकर रेवेन्यू को थोड़ा सा जनरेट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये बंगाल के इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल बिहार की तरफ। अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका मैकेनिज्म भी अलग अलग है, जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1990 वॉज द ईयर एंड 1993 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिटन विद्रोही, विद्रोही एक
पोएम है, कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस हैं जो कि लिखे थे काजी नजरुल इस्लाम जी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग अटेन मार्टायरडम इन जेल, भूखे जो 84 डेज की का जो हंगर स्ट्राइक रखी थी, भगत सिंह, आपके सचिन सान्याल, आपके सुखदेव राजगुरु, तो उनके साथ एक थे जतिन दास जिनकी डेथ हुई थी उस हंगर स्ट्राइक के अंदर। जतिन दास इज़ द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड गांधी जी अंडरटेक अ फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले पॉलिटिक्स के अंदर उतरने का इंसिडेंट भी यही है। ठीक है, ये है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कोई पीजेंट स्ट्राइक नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्राइक नहीं है, ये एक ट्रेड स्ट्राइक है, ट्रेड स्ट्राइक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो ये ट्रेड स्ट्राइक थी जो कि इलाहाबाद मिल स्ट्राइक थी, जिसने गांधी जी को फेमस किया था। बाकी आपके डिफरेंट जैसे कि आपके चंपारण सत्याग्रह हैं, और आपके और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट के साथ है, जैसे कि वो एग्रीकल्चर के साथ है। ठीक है, फार्मर्स के साथ है। ये जो है ये ट्रेड मिल है, ये आपके ट्रेड यूनियन के साथ एसोसिएटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज कमांडर इन चीफ 1902 से 1909 तक, 1902 से 1909 तक कमांडर इन चीफ जो कि कर्जन जैसे कि मिलिट्री को लाइन अप कर रहे थे, अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे मिलिट्री के लिए। तो किचनर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कमांडर इन चीफ थे और कर्जन उस टाइम पर वाइस रॉय था। ठीक है, कर्जन जी आप सभी जानते हैं कितना प्यार करता हूँ कर्जन से। ठीक है, किस दिन देखना क्लास में कितना करता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय राइबोसोम इन दिस सेल्स, राइबोसोम क्या करते हैं सेल में? सिंथेसिस होते हैं प्रोटीन के, वहाँ पर कौन से सिंथेसिस होते हैं वहाँ पर, किस किस चीज़ की? एक तो आरएनए डेवलप होता है। ठीक है, आरएनए, और आरएनए के भी टू फॉर्म होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके साथ साथ आपका पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं तभी आपके जो ये एक सेंसेशंस का काम करते हैं। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है राइबोसोम्स सेल के अंदर। ठीक है, चलिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जूफाइट, जूफाइट होते हैं वो पेड़ पौधे जो जीव को खाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है, बर्ड को खा जाते हैं, उनको जोफाइट बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, वहाँ से फिल्टर होते हैं नेफ्रॉन्स में से, किडनी इज द राइट आंसर। कैल्सिट्रिरोल, कैल्सिट्रिरोल इसमें से कौन से विटामिन का ओरिजिनल नेम है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन डी को हम बुलाते हैं कैल्सीफेरोल, भी इसको कभी कभी बुलाते हैं। कैल्सीफेरोल आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाता है कैल्सीफेरोल। और दूसरे ऑप्शन है जैसे कि आपका विटामिन बी है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपका थायामाइन, राइबोफ्लेविन काफ़ी फेमस है। इसी के साथ ऑप्शन सी जो है, सॉरी विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ई को आपको टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए आपका रेटिनॉल है। ये आपको लिखना होगा, याद करना होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन डी इज़ द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट लॉस होगा या टेम्परेरी लॉस होगा, वो दोनों ही अल्जीमर्स के अंदर है, सॉरी एमनेशिया के अंदर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीजोफ्रेनिया जो होता है उसके अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है माइंड के अंदर। ठीक है, हेलुसिनेशंस होते हैं, आप कहाँ से एंटर हुए थे, बाहर कैसे जाऊँ, ये सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। अल्जीमर्स डिजीज़ के अंदर आप अल्जीमर्स के अंदर अल्जीमर डिजीज़ माय डियर फ्रेंड मैं क्लास में कवर करूंगा। और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आपको वो शेकनेस आ जाती है, वो शेकी, हाथ हिलते रहते हैं बार बार, है ना, एक टर्बुलेंट स्टेज के अंदर रहता है बंदा। ठीक है, वो जैसे कांपता रहता है, शेकन स्टेट में रहता है। सो इसका आंसर जो है कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी या टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, वो आपके एमनेशिया का ही पार्ट है। एमनेशिया इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज टोकोफेरोल, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है, अभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। विटामिन ई इज द राइट आंसर। क्रॉनिक एक्सपोजर टू विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल और सॉल्ट अंडरग्राउंड वाटर कैन कॉज ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक इज द राइट आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए, आरएनए के अंदर सभी चीज़ें मिलती है। ऑप्शन डी इज द आरएनए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
एडेनाइन, गुआनाइन, थायामाइन और इसके साथ मिलता है इनका कैरोसिल, ठीक है, CEROCIL, कैरोसिल, ठीक है। ये आपके RNA के अंदर मिलते हैं और DNA के अंदर आपका कि जो कैरोसिल है वो नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन। डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम एवोल्यूशन की भी बात करते हैं जिसके साथ। जो दूसरे ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे मेंडल ने फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इन्होंने ये भी कहा था। इसके बाद एक्चुअली मियोसिस को थोड़ा सा रिफाइन किया गया था, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से ही मियोसिस थोड़ा सा बेटर वर्जन के अंदर आया था, ठीक है। लमार्क ने दिया था इनहेरिटेंस, जीन्स टू जीन ट्रांसफ़र होती चीज़ें, फैमिली ट्री। और आपके लिंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे। आयल्स ऑफ लैंगरहैंस, आयल्स ऑफ लैंगरहैंस इज़ एसोसिएटेड विद इंसुलिन, ठीक है, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी पैनक्रियाज में। इंसुलिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आयल्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज। Which institution was unveiled a collaborative project called Sustainable Livelihood for Tribal Household in India? ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया का मतलब है कि ट्राइब्स को मेन फ्रेम के अंदर लाया जाए, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाएं, उनको भी मार्केट मिले और उनका भी लाइवलीहुड काफ़ी अच्छे से चले। तो ट्राइफेड इज़ द राइट आंसर, ट्राइफेड। 91 का C। 92 का आंसर है लेबनान। लितानी एक रिवर है और आपका करौन ये एक लेक है। यहाँ पर हुआ क्या था, कुछ मछलियाँ मर गई थी पॉइजनस की वजह से या वाटर कंटेमिनेशन की वजह से, और वो बह कर के शोर के ऊपर आ गई थी, तो इसलिए न्यूज़ में था लेबनान में, ठीक है। विच कंपनी हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरप्लेन, जिसका नाम है रॉक। ये बनाया है स्ट्रेटोलॉन्च ने, एक कंपनी है स्ट्रेटोलॉन्च, उसने सबसे बड़ा प्लेन बनाया जिसका नाम है रॉक। जिना, ठीक है। अब जिना है आपका जिना की मैं फुल फॉर्म भूल गया हूँ माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये ऐसा है कि अपना एस्थमा के ऊपर एक इनिशिएटिव है, एक NGO जैसा है, एक ग्रुप है, एक सोसाइटी है जो कि एस्थमा रिलेटेड अवेयरनेस फैलाती है, ठीक है। तो एस्थमा इज़ द राइट आंसर, जीना, ठीक है, एस्थमा के साथ रिलेटेड है। WHO की ऑर्गेनाइजेशन है ये। हु वॉज मानस बिहारी वर्मा, MB वर्मा, आपने सुना होगा नाम, इनका नाम अक्सर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ सुनने को मिल जाता है और तेजस के साथ भी सुनने को मिल जाता है। उसकी डिज़ाइनिंग में उसको टेक ऑफ स्टेज पर लेके जाना, उसको सक्सेसफुल बनाना, और जितने भी मिशंस हैं रहे हैं इंडिया के, आकाश, आपके अग्नि वगैरह, तो उसके साथ मानस बिहारी वर्मा जो कि एरोनॉटिकल साइंटिस्ट हैं, APJ के साथ इनका नाम लिया जाता था। काफ़ी फेमस है, ओबिचुरी इनकी हुई है, डेथ हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली स्ट्रक डाउन द हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन, जिसका नाम था हीरा, उस रेगुलेटरी एक्ट का, वो वेस्ट बंगाल में था, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था रियल एस्टेट एजेंट्स के राइट्स को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया है, ठीक है। RBI इज सेट टू कंडक्ट अ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसका नाम है LTRO, 10,000 करोड़ का, और इससे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो कि बैंकिंग का काम नहीं करते हैं, अकाउंट वगैरह नहीं आप खोल सकते हैं, हाँ, लेकिन लोन वगैरह वो दे सकते हैं, जैसे हाउसिंग लोन देते हैं, ठीक है। हाउसिंग के लिए लोन मिलता है, आपके बिजनेस के लिए लोन मिलता है, MSME के लिए, तो वो स्मॉल बिजनेस बैंक्स होते हैं। उसके लिए क्या कर रहा है RBI ने एक रेपो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, रेपो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसका नाम है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की मदद उन बैंक्स को दी जाएगी और फर्दर आगे डिसबर्स करेंगे, जैसे कि MSME को दिया जाए या फिर एग्रीकल्चर के लिए दिया जाए, हाउसिंग के लिए दिया जाए, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? यहाँ पर क्या होता है कि आप सोसाइटी के अंदर हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, झिझक रहे हैं, ठीक है, हेजिटेट हो रहे हैं, और आप सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर खड़े नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो एलॉन मस्क हैं,
टेस्ला के और आपके स्पेस एक्स के ओनर, उनको ये है एस्पर्जर्स सिंड्रोम इसको बुलाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एस्पर्जर्स सिंड्रोम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सबसे बड़ा फ्रॉग वर्ल्ड का, गोलियथ फ्रॉग इज़ द राइट आंसर। आप एक बार देखिएगा, गूगल कीजिएगा इसको, गोलियथ फ्रॉग काफ़ी बड़ा होता है ये। ठीक है। योशे कटूर अपॉइंट किए गए थे आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नाटका के लिए। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थे, अपॉइंटमेंट का ये क्वेश्चन है। आरबीआई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, एक बार आप इस वीडियो को सुनकर देखकर अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपका स्कोर क्या है। जो बच्चे अब कंटिन्यू करना चाहते हैं इसको, पूरी टेस्ट सीरीज़ को, 50 टेस्ट सीरीज़ जो आपको बहुत मदद करेगी एनडीए 2 के लिए, जीएटी सेक्शन बहुत अच्छे से कवर होगा। आपने देख लिया है कि नेचर कैसा है मेरे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर भी गिवन है, गूगल पे उसी नंबर के ऊपर है और पेमेंट आपको उसी पे करनी है। ठीक है, और मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेमेंट करके, सो डैट मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ और मैं आपको फर्दर जो टेस्ट हैं वो शेयर करता रहूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।